मुल्क भर के साथ साथ जम्मू व कश्मीर ख़ासकर कश्मीर में इंतखाबी सरगर्मियाँ अपने अरूज पर हैं। ऐसे में जम्मू व कश्मीर की 3 सीटों पर इंतखाबी अमल मुकम्मल हो चुका है। ऐसे में अब कश्मीर के जनूबी और शुमाली सीट पर सबों की निगाह इस वक्त टिकी हुई हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जम्मू व कश्मीर के साबिक़ वज़ीर आला और डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी के चेयरमैन ग़ुलाम नबी आज़ाद। खुशामदीद आपका यूट्यूब भारत में। बहुत बहुत धन्यवाद। आज़ाद साहब, सबसे पहले ही जानना चाहूँगा कि दफ़ा 370 की मनसूखी के बाद जम्मू कश्मीर में इन पार्लिमानी इंतखाबात को आप किस तरह से देखते हैं, जबकि इस वक्त यूटी है जम्मू कश्मीर? अच्छा है, लोगों को जोश है, उतना जोश तो नहीं जितना एक्सपेक्टेड था। एक्सपेक्टेड तो था 87% पोलिंग होगा, लेकिन पिछले सालों के मुकाबले में फिर भी बेटर है। तो आप तब्दीली मानते हैं कि तब्दीली आई है दफ़ा 370 की मनसूखी के बाद? तब्दीली इसमें क्या आती है, 2-4% वोट पड़ता है और क्या तब्दीली। तब सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो स्टेट के लिए स्टेट इलेक्शंस होते हैं, क्योंकि पार्लियामेंट के इलेक्शन तो पार्लियामेंट सेंटर की गवर्नमेंट बनती है और सेंटर गवर्नमेंट के अंदर जो चीज़ें रिलेटेड होती हैं स्टेटेड, उनसे ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो लेकिन असली इलेक्शन किसी भी स्टेट के लिए जो इम्पोर्टेंट होते हैं वो है स्टेट इलेक्शंस। अच्छा, चूँकि हम देख रहे हैं कि 2014 या 2019 के मुकाबले में इस मरतबा वोटिंग की जो शरह है वो नुमाया बेहतर देखने को मिली। आपको लगता है कि ये तब्दीली का ही असर है कि लोग इस तरह वोट डालने के लिए निकले? नहीं, मैंने कहा ना, वो इतना असर नहीं है, फिर तो 80-90% होना चाहिए। ये थोड़ा 2-5% का फ़र्क कोई ज़्यादा बड़ा फ़र्क नहीं माना जाता, क्योंकि हर साल इतने नए वोटर आ जाते हैं, उनको भी बड़ा जोश होता है एक दफ़ा वोट देने के लिए। तो जब हर 5 साल में बहुत लाखों बल्कि करोड़ों वोट नए बढ़ते हैं तो उनका तो बढ़ता ही है, हमेशा नया जोश होता है। कई सियासी पार्टियां कहते हैं कि ये लोगों का गुस्सा है जो वोट की सूरत में बाहर आया। नहीं, मैं गुस्सा होता तो फिर 80 और 90% होता, मैं उससे एग्री नहीं करता। जम्मू कश्मीर की जो जमात इस्लामी है उनका एक बयान सामने आया है। उन्होंने वाज़िया किया है कि अगर पाबंदी हटाई जाती है तो हम इंतखाब देंगे। तो इस स्टेटमेंट को आप किस तरह देखते हैं? मेन स्ट्रीम में जमात इस्लामी का कई दशकों के साथ, क्योंकि जब हम यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे तो तब से ही जमात इस्लामी अलग तरीके से सोचती थी। उस वक़्त उनके अलग एमएलए भी होते थे। गिलानी साहब एमएलए थे 72 में, शायद 4-5 एमएलए थे, लेकिन अलग सोच के हिसाब से वो इलेक्शन लड़ते थे। और अब मेरे ख्याल 5 दशक से ज़्यादा हो गए कि फिर वो बाद में इलेक्शन में हिस्सा ही नहीं लेते थे, बाइकाट किए थे। ये तो बड़ी रिसेंट की बात है कि जब उनकी पार्टी पर बंदिश लग गया, लेकिन कई साल तक बंदिश भी नहीं था, लेकिन वो भी हिस्सा नहीं लेते थे, बाइकाट करते थे। तो अब अगर इतने साल के बाद वो इस नतीजे पे पहुँचे हैं कि मेन स्ट्रीम में आना चाहिए, इलेक्शन होना चाहिए, तो इसको हम वेलकम करते हैं। मेरे ख्याल में हर शहरी को वेलकम करना चाहिए कि जो भी एलिमेंट्स हैं, चाहे वो किसी भी धर्म से संबंध रखते हों, अगर वो मेन स्ट्रीम में आते हैं और मेन स्ट्रीम में नेशनल डेवलपमेंट के लिए या स्टेट की डेवलपमेंट के लिए या विकास के काम करते हैं, तो उसे हमेशा वेलकम करना चाहिए। जम्मू कश्मीर DAPA ने 3 नशस्तों पर जो 3 उम्मीदवार आपके हैं, लेकिन नॉर्थ की सीट पर आपका कोई उम्मीदवार मैदान में नहीं है। आपने फैसला किया है कि आप इंजीनियर रशीद को हिमायत करेंगे। क्या ये जज्बा देखकर आपकी पार्टी ने ये फैसला लिया या मंशा कुछ और है? मैंने पहले ही दिन बताया था कि हमारा वहाँ कोई कैंडिडेट नहीं था, तो हमने कहा था जिसको मर्ज़ी है उसको। तो उन लोगों ने 2 कैंडिडेट कहे कि हम 2 को वोट डालेंगे। किसी ने कहा इंजीनियर रशीद और किसी ने कहा हम PC को वोट देंगे। तो वो दोनों कुछ PC को वोट डाल रहे हैं, कुछ इंजीनियर रशीद को वोट डाल रहे हैं। मगर ये बयान आपका रिसेंटली सामने आया कि हम खुले तौर उनकी हिमायत करेंगे। नहीं, रिसेंटली जिस दिन हमने 1 महीना पहले किया था कि इलेक्शन से 1 हफ़्ता पहले हम वाज़िया करेंगे, अभी तो शुरू भी नहीं हुआ। और 1 हफ़्ता पहले हमने बराबर बताया, उन्होंने अपने सब लीडरों को बुलाया और उनसे पूछ के किया। किसी ने कहा कि हमें इंजीनियर रशीद
मदद करता है तो हम उसके साथ जाएंगे। किसी ने कहा कि हम उनके फादर के ज़माने से और इनके फैमिली के मेंबर पीसी की लीडरशिप को जानते हैं, क्योंकि उनके फादर को मैं भी अच्छी तरह से जानता था। जब मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ता था वो तो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर थे, अब्दुल गनी लोन साहब। तो उस फैमिली को भी मैं बहुत अच्छी तरह से, बड़ी रिस्पेक्टेड फैमिली है। तो इसलिए जिसने कहा कि लोन साहब को हम वोट डालेंगे, हमने डालो। जिसने कहा कि हम इसको इंजीनियर साहब को वोट डालेंगे, हमने डालो। हमने पूछा था एनसी को क्यों नहीं डालोगे, तो उन्होंने कहा कि एनसी के जो कैंडिडेट हैं, चाहे वो सीएम रहे हैं, लेकिन वो श्रीनगर में रहे हैं, वो उस रीजन के रहने वाले नहीं हैं, नॉर्थ के रहने वाले हैं, इसलिए हमारा कोई उनसे संबंध नहीं है। तो इस हवाले से मशावरत बाज़ाब्ता तौर हुई? हाँ, टोटल उनकी मर्जी पर हमने छोड़ा। आज़ाद साहब का नाम आया था जब अनंतनाग राजौरी सीट का ये नामजदगी कागजात जमा करने थे, लेकिन आपने फ़ौरन अपना जो हाथ है पीछे खींचा। इसके पीछे मंशा क्या थी? वो हम कई बार कह चुके हैं कि हमने 3 कैंडिडेट खड़े किए थे। अगर हम खुद खड़े हो जाते तो फिर एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी में फंसे रहते, 2 जगह हम जा भी नहीं पाते। तो ये एक पहली, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जल्दी बने और 1 महीने में, 1 साल के अंदर अंदर इलेक्शन हो और इलेक्शन से 2 दिन पहले सिंबल मिले और फिर इलेक्शन में लड़े तो ज़रा मुश्किल हो जाता है। इसलिए सिंबल मिलते ही हमने डिसाइड किया, शायद अगर सिंबल नहीं मिलता तो हम इलेक्शन ही लड़ते। लेकिन 2-4 दिन पहले इलेक्शन अनाउंसमेंट से पहले हमें सिंबल मिल गया, तो हमने कोशिश किया कि कम से कम सिंबल को तो इंट्रोड्यूस करें और नए कैंडिडेट को इंट्रोड्यूस करें। और मुझे खुशी है कि आम पार्टियों में जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो वही घिसे पिटे लोग हैं। 5 दफ़ा इलेक्शन लड़ चुके हैं इस पार्टी से या उस पार्टी से। तो मैंने 2 कैंडिडेट कम से कम कश्मीर के वो उठाए हैं जो किसी भी, न उनका फैमिली मेम्बर किसी पार्टी में था और न वो खुद किसी पार्टी में। एक की उम्र 35 साल है, एक की उम्र 40 साल है। पढ़े लिखे हैं दोनों और बिल्कुल फ्रेश है, फ्रेश माइंड है, फ्रेश सोच है, काम करने का जज्बा है। तो मैं आने वाले असम्बली इलेक्शन में भी मैं तरजीह दूंगा नए फ्रेश लोगों को, न कि वही फैमिलियाँ चलती हैं, फैमिलीज़ के बाद फैमिली, फैमिली के बाद फैमिली का ही मेंबर चलता है। नई पार्टी बनी है यहाँ, तो बड़ी बड़ी पार्टी कांग्रेस पार्टी को, आपको इतला नहीं, मैं इतने साल रहा हूँ पार्लियामेंट में, 50% पोलिंग एजेंट्स नहीं होते। 50%। एक नई न्यूज़ बता रहा हूँ, नेशनल लेवल 14 में और 19 में, 14 में थे 50% और 19 में कुछ और ही ज़्यादा बढ़ गए थे जिनमें पोलिंग एजेंट नहीं था। अच्छा, तो अभी 150 साल पुरानी पार्टी में नहीं है, तो ये तो अभी 1.5 महीने की पार्टी है। अच्छा, आज़ाद साहब का भी टैग लगा कि आप सी टीम है, सी टीम है। कोई क्या ये मीडिया वाले, ये कहाँ तक सही है? ये मीडिया वाले हैं, ये मीडिया वाले हैं, क्योंकि वो सोचते नहीं कभी हैं। तालमेल बनेगा बीजेपी के साथ आज़ाद साहब का? सवाल है कि यहाँ इलेक्शन 5 हो रहे हैं, 3 में मैं लड़ रहा हूँ, 3 में मेरा कहाँ अलायंस है? तीनों क्या में इसके लिए अलायंस ही ज़रूरी है? और क्या होता? तालमेल क्या होता? तालमेल होता है अलायंस दे दो, वोट ले लो। और क्या अलायंस होता है? पीछे से भी, पीछे से कुछ नहीं है। करोड़ों लोगों को, लाखों लोगों को वोट बनवाना है पीछे से। ये कोई पंचायत का वोट है, 2 वोट डालने हैं पीछे से। लाखों लोगों को बात करना है, ओपनली बात करनी पड़ती। आज़ाद साहब, आप जब कांग्रेस का दौर रहा है, अहम ओहदों पर फाइज रहे और आपने कई ऐसी अहम जो पोर्टफोलियो है वो हासिल किए हैं, आपको पछतावा तो नहीं है आपने रीजनल पार्टी बनाई? कोई पछतावा नहीं, एक दफ़ा फैसला लिया फैसला, अब उस पर पछतावा क्या? मकामी पार्टी बनने से आपकी जो सियासत तंग तो नहीं हुई, महदूद तो नहीं रह गई? आप मरकज़ी सियासत से बाहर आके, मरकज़ी सियासत भी तो अब सिमट के कुछ 2 स्टेटों में रह गई थी। 35 यूटीज़ और स्टेट से सहमट के वो भी तो 2 स्टेटों में रह गई थी। वो कौन सी बड़ी पार्टी हो गई थी? वो भी एक रीजनल पार्टी के बराबर। अच्छा, मुल्क में इस वक्त जो इंतखाबात हो रहे हैं, उस सिनेरियो को जो बन रहा है वो किस तरह आप देखते हैं? क्योंकि आप बारीक और वसी नज़र रखते हैं मरकज़ी सियासत पर। सब 4 तारीख को पता चलेगा सबको।
हम उसमें क्या कह सकते हैं। वोट लोगों के हाथ में है, वो 4 तारीख को वोट डालेंगे, तमाम दुनिया को मालूम पड़ेगा, हमको भी मालूम पड़ेगा। इस इंतखाब में, पार्लिमानी इंतखाब में हमने देखा कि कई ऐसे सियासतदान हैं जिनके बेटे या बेटियां हमने देखी कंपेनिंग करते हुए, और आपके फर्जंद को भी हमने देखा सियासत में आते हुए। क्या ये डेब्यू है कि ऐसे ही वो हेल्प के लिए आए? नहीं, वो अभी हेल्प के लिए आए थे, बस 2-3 दिन के लिए आए थे पूरे। तो आज़ाद साहब का इरादा है कि अपने फर्जंद को सियासत में उतारें? कोई जनरली मेरा फैमिली में वाला कोई इंटरेस्टेड नहीं है सियासत में। इसकी ख़ास वजह? नहीं है तो नहीं है कि तो बड़ा मुश्किल काम है, ये आसान काम नहीं है अभी। पॉलिटिक्स बड़ा डिफ़िकल्ट काम है। जम्मू कश्मीर में जो कुछ इस वक्त आप देख रहे हैं दफ़ा 370 की मनसूखी के बाद, आपको लगता है कि पॉजिटिव कुछ दिख रहा है या खाली नेगेटिव दिख रहा है? वो तो इलेक्शन में पता चलेगा, जब असेंबली इलेक्शन होंगे। ओवरऑल अगर हम सिचुएशन की बात करें, ओवरऑल नेगेटिव पॉजिटिव दोनों चलते हैं हर गवर्नमेंट के लिए। कोई भी गवर्नमेंट हो, कांग्रेस की, कुछ नेगेटिव होते हैं, कुछ पॉजिटिव होते हैं। बीजेपी है, कुछ नेगेटिव हैं, कुछ पॉजिटिव हैं। बीजेपी अमन की बात कर रही है कि जो पहले नहीं हुआ था किसी भी रिजीम में, जो भी ग्रेजुअली हुआ, ऐसा नहीं कह सकते एक वक्त में हुआ, ग्रेजुअली हुआ और ग्रेजुअली होता है, हमेशा ग्रेजुअली होता। यहाँ के जो रीजनल पार्टीज़ हैं वो कहती हैं कि जो पार्लिमानी इंतखाब है वो सेमीफाइनल है और फाइनल असेंबली इंतखाब है। क्या आप भी ऐसा ही मानते हैं? असेंबली इलेक्शंस में लोगों को ज़्यादा रुचि रहती है बजाय पार्लियामेंट इलेक्शंस। एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स होगा, वो कैसी परफॉर्मेंस होगी तब कहा जाएगा। आपने भी अलायंस बनाने की कोशिश की थी पीपल्स कॉन्फ्रेंस और अपनी पार्टी के साथ, मगर वो मैच्योर नहीं हुआ। इसकी वजह क्या है? क्या पार्टी का आपस में तालमेल नहीं बना या सीट्स पे तालमेल नहीं बना? चीज़ें मीडिया के लिए नहीं होती ये कोई टीवी के लिए नहीं होती हैं डिबेट्स, ये अंदर की चीज़ें होती हैं। बहरहाल आज़ाद साहब, आपने ETV भारत को अपना वक्त दिया और हमसे बात की, आपका बेहद शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे साबिक़ वज़ीर आला और डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी के चेयरमैन ग़ुलाम नबी आज़ाद, जिनका कहना है कि पार्लिमानी इंतखाबात इस वक्त चल रहे हैं वो सेमीफाइनल है और आने वाला जो असेंबली इंतखाब होगा वो वाकई में फ़ाइनल होगा। वीडियो जर्नलिस्ट सजाद अमीन, परवेज़ुद्दीन, ETV भारत, श्रीनगर।